नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है, लेकिन प्राइम एजेंडा की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हां, जिसका इंतजार किया जा रहा था पिछले 24-48 घंटों से। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, गाइडलाइन का ऐलान कर दिया है। और 5.0 को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उनके मुताबिक 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 जारी रहेगा। लॉकडाउन 5.0 30 जून तक, 30 जून तक जारी रहेगा। अब किन किन शर्तों के साथ यह जारी रहेगा, किन किन ढील या छूट के साथ यह जारी रहेगा, यह बहुत जल्दी से हम आपको बता देते हैं। देखिए, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति रहेगी लॉकडाउन 5.0 में। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। जो 7 बजे तक का समय था, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक का जो समय था, अब वो समय रात 9 बजे तक का कर दिया गया है। यानी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन 5.0 में कर्फ्यू रहेगा। बड़ी बात यह है कि शर्तों के साथ जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें खोले जाने की इजाजत होगी। शर्तों के साथ, एहतियात के साथ पूरे देश में जो धार्मिक स्थल हैं वो खोले जा सकेंगे। लेकिन इन पर भी जो अंतिम फैसला है वो राज्य सरकारों के हाथों में होगा। यानी राज्य सरकार अगर उचित समझेगी, जिस धार्मिक स्थल को जहां भी, वहां वो उसमें छूट देंगी एहतियात के साथ। इतना ही नहीं, कुछ चीजें जैसे कंटेनमेंट जोन 30 जून तक बंद रहेंगे। कोई भी किसी भी तरह की रियायत कंटेनमेंट जोन में नहीं दी गई है। ध्यान से सुनिएगा, 8 तारीख से 8 जून से ये जो धार्मिक स्थल खोलने वाली बात है शर्तों के साथ, ये एक तरह से 8 जून से लागू होगी। तो इस तरह की कई गाइडलाइन हैं जिनका ऐलान केंद्र की सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, यानी गृह मंत्रालय ने किया है। इसी के साथ साथ देखिए, अभी यह भी बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन 30 जून तक बंद रहेंगे। न केवल बंद रहेंगे, बल्कि ये जो रेस्तरां, पब, जिम है ना, इनको लेकर जो स्थिति है, शॉपिंग मॉल, ये भी 8 जून से खोले जा सकेंगे। लेकिन यहां भी शर्तें लागू होंगी। थिएटर, बार और पब पूरी तरह से बंद रहेंगे। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। जिम खुल जाएगी, शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे शर्तों के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, है ना। लेकिन ये जो बार है या फिर पब है, ये बंद रहेंगे। स्कूल भी अभी बंद रखे गए हैं, लेकिन कहा यह गया है कि अलग अलग राज्य सरकारें इसका फैसला करेंगी जुलाई के महीने में कि वहां स्कूल खोले जाने की स्थिति है या फिर नहीं है। तो एक तरीके से बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है इस लॉकडाउन 5.0 में। और जो फॉर्मूला दूसरे और तीसरे राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था कि जान भी और जहान भी, तो ऐसा लगता है कि अब जान के साथ साथ बड़े पैमाने पर जहान की चिंता हो रही है, की जा रही है। हां, महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक आयोजनों पर, राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। इंतजार इस बात का हो रहा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि बसेस हैं, सरकारी बसेस, जैसे कि जिन इलाकों में मेट्रो का परिचालन होता है, वो इलाके हैं, उन पर इस एमएचए की गाइडलाइन में क्या किया गया है, क्या कहा गया है, ये एक स्थिति। और ये देखिए, एक और बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में एंटर करते हैं तो अब आपको पास की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी बॉर्डर के इलाके हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट्स को, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या फिर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को पहले यह अधिकार दिया गया था कि वो अगर उचित समझते हैं तो उन्हीं लोगों को एंट्री दें जो पास धारक हैं। और बाकायदा पास बनाने के नियम लागू किए गए थे। लेकिन अनलॉक 1 और लॉकडाउन 5.0 में ये जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की जो पास की जरूरत है, इसे खत्म कर दिया गया है। तो हम जो आपको बात कह रहे थे कि जान भी
और जहानबी की चिंता एक तरीके से की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर, उसके परिचालन को लेकर हमारी दिलचस्पी बनी हुई है कि उसको लेकर क्या कहा गया है, उसको लेकर क्या गाइडलाइन आई है। हम इन विषयों पर बात करने के लिए आगे जाएं, अपने मेहमानों से जुड़े। इससे पहले बहुत जल्दी से हमने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि उस कोरोना मीटर की स्थिति क्या है जिस वजह से तकरीबन 70 दिनों के आसपास देश और पूरी दुनिया में इस तरह के हालात बने हैं। उसकी स्थिति क्या है वो हम जान लेते हैं। देखिए, तेजी से दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। पूरी दुनिया में ये जो कोरोना पॉजिटिव है, अब इनकी संख्या 59,33,000 के पार चली गई है। यानी ये 60 लाख के आसपास पहुंचने वाली है। 59,33,000। पूरी दुनिया में 3,65,000 लोगों की अब तक मौत कोरोना से हो चुकी है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से अब तक पूरी दुनिया में मारे जा चुके हैं। 24,96,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में आइए, भारत में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 1,73,000 के पार चली गई है। 1,73,000 के पार। 4,971 लोगों की हमारे देश में, भारत में कोरोना से अब तक मृत्यु हो चुकी है। 82,370 मरीज इस कोरोना से ठीक हुए, उन्होंने कोरोना को मात दी है। इधर जल्दी से उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में जो संख्या है वो 7,284 हो गई है। इन टोटल कोरोना संक्रमितों की, कोरोना पॉजिटिव्स की उत्तर प्रदेश में कोरोना से 4,244 लोग अब तक ठीक हुए हैं। और कोरोना से जो मौत का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में वो 204 लोगों तक पहुंच गया है। ये एक स्थिति हमारे सामने। और इस सब के बीच में हम बहस पर जाएं, इससे पहले जरूर आपका ध्यान हम दिला दें कि मोदी सरकार 2.0 के दूसरे कार्यकाल का, यानी मोदी सरकार 2.0 का पहला साल पूरा हो चुका है। पीएम मोदी ने जनता के नाम बाकायदा एक चिट्ठी जारी की है, एक पत्र जारी किया है। पीएम ने देश के नाम बाकायदा ऑडियो संदेश भी जारी किया है और उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि 1 साल पहले एक नया स्वर्णिम अध्याय हमने जोड़ा है। कुछ निर्णय चर्चा में रहे हैं, इनका स्मृतियों में रहना बड़ा स्वाभाविक है। सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। 2019 में भारत ने नए सपने के लिए वोट करने का काम किया। कोरोना से जंग में भारत ने दुनिया की सोच को बदला है और हम बहुत तेजी से कोरोना को हराने की स्थिति में आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक स्थिति है जहां कोरोना की इस चुनौती के बीच केंद्र की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा कर लिया है और आज दिन भर उस पर चर्चा होती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑडियो संदेश जारी किया। इस सब के अलावा अब से थोड़ी देर पहले लॉकडाउन 5.0 को लेकर गाइडलाइन आ गई और उसमें यह बताया गया कि यह 30 जून तक जारी रहेगा। और इस लॉकडाउन 5.0 में ये जो बाजार के खुलने का समय है इसको बढ़ाया गया है। शाम 7 बजे तक जो स्थिति थी वो अब रात 9 बजे तक कर दी गई है। 1 तारीख से ये लागू होगा, यानी 1 जून से 30 जून तक, लेकिन रात 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। आप देखिए कि 2 घंटे की छूट इधर दी गई है और 2 घंटे की छूट उधर दी गई है, यानी कुल 4 घंटे की छूट लॉकडाउन 5.0 में दी गई है, जिसे अनलॉक 1 भी कहा जा रहा है। इस सब के अलावा बहुत सारी शर्तें आई हैं जिसमें छूट देने वाली शर्तें ज्यादा हैं। जैसे यह कहा गया है कि धार्मिक स्थल इजाजत के साथ खोले जाएंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन है, राज्य सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन उस पर तय करेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इसी के साथ साथ शॉपिंग मॉल, बाजार, जिम ये खोले जा सकेंगे एहतियात के साथ, कंडीशन के साथ, लेकिन जो बार और पब हैं उन पर यह पाबंदी जारी रहेगी। जो सार्वजनिक आयोजन है, जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, चाहे वो सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो, उन पर भी रोक जारी रहेगी। अभी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को खोलने का फैसला नहीं लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इस पर जो चिंतन मनन है वो जुलाई में किया जाएगा और जुलाई में राज्य सरकारें यह तय करेंगी, राज्य सरकारें, कि कहां किस प्रदेश में कैसी स्थिति है, वहां स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं या नहीं खोले जा सकते हैं। तो काफी कुछ छूट देने की कोशिश इस लॉकडाउन 5.0 ऑब्लिक अनलॉक 1 में की गई है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 पॉलिटिकल पैनल में सम्मानित मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं।
अश्विनी शाही साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, विनोद सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता प्रतिनिधि। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दो विश्लेषक, सीएम पपनै साहब बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, और अजय शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। शाही साहब और विनोद जी आपके पास आए, एक एक टिप्पणी बहुत जल्दी से। ये जो लॉकडाउन 5.0 को लेकर जो गाइडलाइन है और ये जो अनलॉक 1 जिसे कहा जा रहा है, इस पर हम पपनै साहब और अजय जी की एक छोटी छोटी टिप्पणी लेकर तुरंत आप लोगों का रुख करते हैं। पपनै साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सर, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? किस तरह से देख रहे हैं सर लॉकडाउन 5.0 को? क्या ये लॉकडाउन 5.0 जान भी और बड़ा जहान भी इसका संकेत, इसका मैसेज दे रहा है? क्या ये इकोनॉमी को रफ्तार देने की जो जरूरत थी पपनै साहब, उसे एड्रेस करता दिख रहा है? हाँ राजू की जिस तरीके से पूरा आज अपना मोदी जी ने अपना जो अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो अपनी बात कही है और जिस तरह से संदेश दिया है पूरा देश को, और संदेश बहुत अच्छा है और लोगों को अपना भाना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अपना लॉकडाउन 4 के बाद जो अपना पूर्णबंदी में छूटें दी गई थी, उसके बाद से जिस तरीके से हमारे देश के कम से कम 11 या 12 जो अपना नगर कहे, महानगर कहे, उनमें जिस तरीके से अपना कोरोना की जो है जिस तरीके से अपनी घटनाएं बढ़ी है, और जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों के यहाँ से अपने गांव लौटने के बाद जिस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से पूरा अपना बढ़ोतरी हुई है कोरोना महामारी की, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा संकट हमारे सामने आया है। आपने बात की है अर्थव्यवस्था की, बिल्कुल ठीक। अपना जिस तरीके से अपना सरकार का नजरिया रहा है, राज्य सरकारों का नजरिया रहा है, सभी का यही अपना मत था कि अगर पूर्णबंदी में थोड़ी बहुत अगर छूट दी जाती है तो हम थोड़ी बहुत अपनी अर्थव्यवस्था में अपना सुधार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस वक्त ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूर पूर्ण रूप से अपने गांव देहात को चले गए हैं, वो उनकी जगह पर काम कौन करेगा? जो हमारे उद्योग है जो बंद हो चुके हैं, उनका काम कौन करेगा? और जिस तरीके से अपना जो सभी स्पेशल ट्रेनों के अंदर जिस तरीके सरकार भी कह रही है कि हमने जो है कम से कम जो 90 लाख लोगों को, श्रमिकों को अपने वापस घरों को भेजा है, अपने बसों के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से हो, जिस तरह से विपदाएं उन्हें झेली है, जिस तरह से अस्सी के करीब सरकार खुद मानती है कि ये मौतें हुई है, अपना पपनै साहब जी, इन परेशानियों की तहत जिस तरह हम तुरंत इसका जवाब लेंगे। पपनै साहब इसका जवाब लेंगे। आप इस कंट्राडिक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। वैसे शुरुआती पॉइंट में आप ये कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन 5.0 है, इसमें जो छूट दी गई है, इसको आप वेलकम करते हैं, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें एक कंट्राडिक्शन भी आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए जो छूटें दी जा रही हैं, सवाल यह है कि बड़ी तादाद में हमारे श्रमिक और मजदूर भाई अपने गांव घर की तरफ चले गए हैं या अभी भी जा रहे हैं। ऐसे में उद्योगों को रफ्तार देने का काम कौन करेगा, उनको चलाने का काम कौन करेगा? वैलिड पॉइंट है सर। हम जो सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनसे इस बात का उत्तर लेंगे जब उनकी बारी आएगी, उनके पास जाएंगे। अजय जी कैसे देख रहे हैं? छोटा सा जवाब। इसी की जरूरत थी, यही होना चाहिए था? चिंता रखी गई है इसमें कोरोना की, या ऐसा लगता है कि अब कोरोना की कोई चिंता नहीं है, अब चिंता जहान की ही ज्यादा है? अजय शर्मा जी। अजय जी आवाज मिल रही है, सुन पा रहे हैं? अजय जी, मेरा प्रश्न आप तक पहुंचाओ तो प्लीज आंसर करिए, रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है, लगता है आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। हम दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं बहुत जल्दी से। अश्विनी शाही साहब के पास जाने से पहले कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया इस लॉकडाउन 5.0 में जो एहतियात के साथ और छूट दी गई है, उसे विस्तार दिया गया, उस पॉइंट पर आते हैं। विनोद सिंह जी, वेलकम करना चाहेंगे या अभी इसमें दोष दिख रहा है? ये दोष वाली बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ये पूछ रहे थे, बार बार कह रहे थे कि आगे की रणनीति क्या है, आगे की रणनीति क्या है, बताई जाए। तो अब आगे की रणनीति ऐसा लगता है लॉकडाउन 5.0 के जो नियम कायदे हैं उनमें बता दिए सरकार ने कि हम सबसे ज्यादा चिंता करेंगे देश के अर्थ की, अर्थ जगत की, उस रफ्तार की जो देश को ताकत देता है। कोरोना की चिंता सेकेंडरी चिंता होगी। बोलिए। तो इसके पहले अब सचेत हुए, इसके पहले चिंता नहीं कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष नेता राहुल गांधी जी ने, पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी जी, जो चिंता, जो गंभीरता बार बार उनके सवालों में यही है कि सरकार गंभीर रहे। एक तरफ जो भी ढील है नियम शर्तों के साथ,
जान और जहान के हित में, हम उसका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आज। लेकिन उसके साथ सरकार की गंभीरता का पता ऐसे चलता है कितनी संवेदनहीन सरकार है, वादा खिलाफी इस सरकार के स्वभाव में है। लेकिन आज एक तरफ कोरोना पर कम बात करके उसके आड़ में अपने 2.0 मोदी सरकार का 1 साल का पूरा कार्यकाल होने पर ये उत्सव की भूमिका में आ रहे हैं। उत्सव कहां मनाया जाए? ना विनोद सर, कोई उत्सव नहीं है, किसी जगह कोई उत्सव नहीं है, कोई जश्न नहीं दिखाई दे रहा। अलबत्ता ये जरूर है कि सरकार के जो तमाम हिस्से हैं, तमाम जिम्मेदार मंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री, उन्होंने कुछ मैसेजेस, चिट्ठी या फिर ऑडियो संदेश जारी किया है और अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताया है। इस विषय पर जरूर बोलिएगा, लेकिन पहले जो लॉकडाउन 5.0 में दी जा रही छूट है, इसे कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से देख रही है? क्या जो किया जा रहा है उसी की आवश्यकता थी या इसमें अभी कोई नुकसान, कोई खोट अभी भी दिख रहा है? सर, इस पर बोलिए, फिर हम आधा घंटा बात करेंगे इस 1 साल पर जो उपलब्धियों भरा रहा है या चुनौतियों भरा रहा है, उस पर अलग से बात करेंगे। इस पर कमेंट करिए पहले। नहीं, देखिए, अभी तो मैंने डिटेल में नहीं देखा पड़ा है, लेकिन जो खबरें आपने बताई हैं वो लग रहा है ठीक है। अपील ये करना चाहता हूं, राज्य सरकार, कंसर्न अथॉरिटीज और जनता सब मिलके इस एक साथ लड़ाई लड़े कि कोरोना के संक्रमण को कम से कम किस तरीके से किया जा सकता है। इसमें परस्पर सहयोग से ही संभव है। ये ठीक है, अच्छा है, लेकिन लोगों को सचेत रहना है, अनुशासित जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये पहली बात है। ये पहली बात है कि लोगों को अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा। ठीक है, अजय जी, क्या आप जुड़ पाए हैं हमारे साथ? आवाज मिल रही है आपको? अभी अजय जी नहीं जुड़े हैं, जब जुड़ेंगे तब हम उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। अश्विनी शाही साहब, क्या सरकार ने वही करने की कोशिश की है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? अश्विनी शाही साहब, क्या अब सर्वाधिक चिंता जहान की है, सर्वाधिक चिंता अर्थव्यवस्था की है, अर्थ की है, और इसीलिए छूट को एक तरह से विस्तार दिया गया है हर चीज में? 8 तारीख से एक तरह से ये मानिए कि 60-70% जो एक्टिविटीज हैं पूरे देश में एहतियात के साथ, है ना, उनको ओपन कर दिया जाएगा। कुछ जो चीजें हैं जहां भीड़ इकट्ठी हो सकती है, मोटा माटी ये समझ में आ रहा है, जैसे सामाजिक आयोजन, राजनीतिक आयोजन, जैसे थिएटर, पब, है ना, बार, इन सबको अभी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इन सब पर अभी कोई फैसला नहीं आया है, वो जुलाई में विश्लेषित किया जाएगा। लेकिन बाकी चीजों को तकरीबन खोल दिया गया है नियम और शर्तों के साथ। इससे एक बूस्ट मिलेगा। शाही साहब। राजीव जी, ये जो देश की जो समस्या थी, आज 70 दिनों से ऊपर से हम लोग लॉकडाउन झेलते हुए चले आ रहे हैं। इसमें सबसे प्राथमिकता क्या थी? 2 चीजें थी। इसको 2 नजरिए से देखा जाए। भारत सरकार ने एक तो देशवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 70 दिन से लॉकडाउन झेलते झेलते अधिकांश जनता या तो लॉकडाउन झेल रही थी या श्रमिकों के रूप में सड़क पर थी और ट्रेनों में थी। आज एकदम से जनता अपने कि अकुलाहट से जो है जनता परेशान थी, अंदर से अकुलाहट थी, उसको बाहर निकलना था। उसकी अकुलाहट के 2 कारण थे। एक तो उसको लॉकडाउन में रहना पड़ रहा था, दूसरा वो आर्थिक मोर्चे पर कहीं न कहीं विफल हो रही थी। जनता की मैं बात कर रहा हूँ। तो सरकार ने सबको सबका साथ सबका विकास लेकर धीरे धीरे सनह सनह खोलने की जो व्यवस्था की बात पहले भी कही थी, उसी में एक कदम जोड़ते हुए इस लॉकडाउन में एक नए रंग रूप में एक नया लॉकडाउन न करके आपने अभी अनलॉक 1 कहा, ये अनलॉक 1 है, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, देखिए सब चीजों में छूट दी गई है। शादियों में छूट नहीं दी गई है, सामाजिक समारोह में नहीं छूट दी गई है, मृतक के अंतिम संस्कार में नहीं छूट दिया गया है, इसलिए कि वहां ज्यादा भीड़ जुटता है। अभी मॉल खुलेंगे और दुकानें खुलेंगी तो उसमें भी हो सकता है कि इवेंट आर्ट का फार्मूला लगा दिया जाए या पूरे खोल दिए जाए। संडे को शायद बंद रहता है, अभी पूरी तरीके से जब आ जाए सबके सामने तो वो देखने में आएगा। तो ये जनता को ध्यान में रखते हुए देश की आर्थिक गतिविधियां, क्योंकि देखिए कांग्रेस है, दूसरी पार्टियां हैं, ये तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगी। आज अभी जैसे विनोद जी ने, हमारे कांग्रेस के भाई ने, उन्होंने कहा उत्सव मना रहे हैं, कोई उत्सव नहीं मना है। आज लॉकडाउन खोलना था या बंद करना था, ये निर्णय लेना था। अनेक राज्यों ने 15 दिन किसी ने बढ़ाया था, किसी ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाजपा शासित
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने जो कहा 15 तारीख तक हम बढ़ाएंगे, तो इसको सबको समेटते हुए एक में 30 तारीख तक ये लॉकडाउन किया गया है, जिसमें मैक्सिमम चीजें खुलेंगी जो जनहित में होंगी, जिससे समाज के अर्थव्यवस्था, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट सके। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाने की कोशिश है, उसे एक आधार देने की मजबूती देने की कोशिश है। लेकिन शाही साहब, हम पहले से ये पूछते रहे हैं और आज इस मौके पर फिर इस सवाल को आपके सामने रख रहे हैं, एकदम स्पष्ट करिएगा, क्योंकि जिस तरह के फैसले हो रहे हैं उनसे एक खुशबू, एक इशारा तो मिल ही रहा है। क्या अब जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो एक तरह से सेकेंडरी पोजीशन पर चला गया है, इस सब के बावजूद कि भारत में जो केसेस हैं वो बेतहाशा बढ़ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से जो रेशियो है पर 24 आवर वो 7200, 7500 और तकरीबन 8000 तक का है 24 घंटे में। तो ऐसे में क्या जिस वायरस के संक्रमण की वजह से हमने तकरीबन 70 दिन लॉकडाउन में बिताए या गुजारे, उसकी चिंता अब हम छोड़कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको लगता है कि आने वाले दिनों के लिए इस संक्रमण के लिहाज से बेहतर होगा, सही होगा? क्योंकि दिल्ली का एक तजुर्बा, देश की राजधानी दिल्ली का एक तजुर्बा है 24-24 घंटों का, तो इसको लेकर कोई रेमेडी हमने नहीं देखी कि क्या होगा, हम कितनी टेस्टिंग बढ़ाएंगे, नागरिकों को क्या एहतियात बरतने को कहने को कहा गया है कि साहब ये जरूर करिए, ये वाला काम बिल्कुल मत करिए। कोरोना के मद्देनजर कोई दूसरी चीज अब दिखाई नहीं दे रही है, इस पर तो बोलिए, फिर कैसे निपटेंगे इससे? राजीव जी, चिंता, आपने कहा चिंता छोड़कर नहीं, चिंता को साथ में रखते हुए, इस कोरोना को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ पाई है पूरे विश्व में, और हिंदुस्तान उस वैक्सीन को बनाने के करीब पहुंच चुका है। एक ऐसी भी खबर आई है, कल एक प्रेस हुआ था, उसमें हमारे वैज्ञानिक बता रहे थे कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो अभी आया नहीं है। जब तक आ ना जाए, जब तक टेस्ट ना हो जाए, तब तक उस पर कोई चर्चा लाजमी नहीं है। लेकिन हम अभी इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कोरोना से भी लड़ना है, देश भी चलाना है। हमारे 130 करोड़ जनता, जो कि अधिकतर जनता गांव में निवास करती है, जो गरीब जनता है, हमारी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, हम रीढ़ की हड्डी अपनी जो है मजबूत करने पर लगे हुए हैं। तो इसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हम पहली बार इस तरीके के फैसले लेने के लिए विवश होना पड़ रहा है पिछले 60-70 दिनों से। तो हमने उसको सबको ध्यान में रखते हुए, इस बात को मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूं। शाही साहब देखिए, अजय जी हमारे साथ जुड़ गए, उनकी टिप्पणी हम लेना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आप अर्थव्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं, लिहाजा हम इसी आपके वक्तव्य या प्रतिक्रिया पर 2 बातें पूछना चाहते हैं। हमें ये बताइए कि क्या कोई कॉन्क्रीट रणनीति है या सिर्फ 70 दिनों में काफी अनरेस्ट हो गया है, 70 दिनों में जो देश की अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से चरमरा गई है, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर आगे के खतरे दिख रहे हैं, इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं, या फिर वाकई कोई ठोस रणनीति है जिस वजह से हमें ऐसा फैसला करना पड़ रहा है? ये बताइएगा, जरूर इसको आंसर करिएगा। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं, पपने साहब ने जिस तरफ इशारा किया था, हम ये रणनीति का सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक विषय में कंट्राडिक्शन साफ दिख रहा है। वो क्या है? ये है कि आप उद्योगों को खोल रहे हैं, शर्तों के साथ खोलना ही चाहिए क्योंकि आर्थिक वक्त की जो जरूरत है, आर्थिक चुनौती की जो जरूरत है वो यही है। लेकिन दूसरी तरफ हर प्रदेश से जो हमारे प्रवासी मजदूर श्रमिक भाई हैं वो वापस अपने घरों को जा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गए या बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं। तो इससे ऐसा नहीं लगता कि कोई ठोस रणनीति है? भाई उद्योग खुलेगा, कोई भी उद्योग हो, आप एमएसएमई सेक्टर का कोई उद्योग ले लें, आप हैवी उद्योग ले लें देश में, वो काम कैसे करेंगे अगर हमारे श्रमिक और मजदूर भाई ही नहीं होंगे? इन 2 सवालों को एड्रेस करिए। राजीव जी, हाँ। एक तो मैं पहले सवाल का जवाब, आपका जो पहला सवाल है कि अर्थव्यवस्था, जो भी सरकार एक ठोस रणनीति बना रही है वो समय समय पर पूरे देश को बता रही है, और हमेशा कभी कोई अधिकारी का वक्तव्य आता है, कभी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कभी गृह मंत्री जी के यहाँ से गाइडलाइन जारी होती है। वो हम लोग पूरे देश को बता रहे हैं कि जो हमारी ये कंक्रीट व्यवस्था है। और रही श्रमिकों की बात, अब उल्टा हो रहा है। श्रमिक भाई जितने आ रहे हैं
उतने ही श्रमिकों की डिमांड जब कल कारखाने खुल रहे हैं तो दूसरे प्रदेशों में होने लगी है। और अब आपको मैं बताऊंगा, आपको जानकर ये खुशी होगी कि अब उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड जहां जहां से है, यहाँ से मजदूर वापस भी जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर आपको मैं दे रहा हूँ। वहां के लोग अपने साधन भेज रहे हैं, कुछ सरकारों के द्वारा, कुछ प्राइवेट लोगों के द्वारा। अब यहाँ के लोगों को देखिए शाही साहब, आपने शुरुआत में जब मैं ये ब्रेकिंग पढ़ रहा था तो मेरी चिंता आपसे जुड़ी होगी। मेरी दिलचस्पी बार बार इस बात में थी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, खासतौर से जो सरकारी परिवहन है, या फिर जिन इलाकों में मेट्रो चलती हैं, या फिर जो रेलवे है, उसको लेकर क्या कहा गया है। अभी तक कोई साफ गाइडलाइन उनको लेकर नहीं है। हम ये मानते हैं कि वो फिलहाल बंद ही रहेंगी। फिर ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? थोड़ी देर के लिए आपकी बात हम मान भी लें कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है या हो जाएगा कि साहब अब जो घर आए हैं वो रोजगार की तलाश में, या चूंकि उनकी फैक्ट्रियां, उनकी कंपनियां खुल जाएंगी, वो लोग फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन कैसे? 30 जून तक तो हम नहीं देख रहे हैं आपकी रणनीति में कि कोई ट्रेन अभी चल रही हो, उनका सामान्य परिचालन हो रहा हो। बहुत से जगहों पर कंपनियों की बसें आई हैं और बसें लेकर गई हैं। किसी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, किसी में 500 लोग कर रहे हैं। शाही साहब, इसमें भी एक कंट्राडिक्शन है शाही साहब, कि जो आज बसें आई हैं, ये बसें मजदूरों को छोड़ने के लिए तो नहीं आई थी। ये बेचारे परेशान होते रहे, पैदल चलते रहे। अब आप कह रहे हैं कि वो बसें उन्हें वापस लेने के लिए आ रही हैं। तो ऐसी 2-4 घटनाएं हो सकती है, लेकिन 2-4 घटनाओं से इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को, जहां हमारे श्रमिक और मजदूर भाइयों का एक सपोर्ट, एक बूम चाहिए, वो तो मुमकिन नहीं है ना जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए। अगर योगी जी ने 11.5 लाख श्रमिकों का कहीं से CII से लेके और अन्य एजेंसियों से अगर कहीं पर जो है आज एक MOU साइन किया है, वो मजदूर तो भेजे ही जाएंगे ना सर। वो MOU है सर। शाही साहब, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वो MOU है, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। उसमें कई लोगों ने ये कहा है, अलग अलग CII ने कहा है कि हम 4 लाख लोगों को देंगे, किसी ने कहा है कि हम 2 लाख श्रमिकों को देंगे का मतलब यह नहीं है कि दे दिया। हम बात कर रहे हैं बिल्कुल एकदम सॉलिड ग्राउंड रियलिटी की, जहां अभी भी, अब जैसे आज का डेटा उत्तर प्रदेश का है, मुख्यमंत्री ने बताया है कि अब तक 30 लाख जो श्रमिक मजदूर भाई हैं वो उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये 15 दिनों में, या क्या ये 1 महीने में, 30 जून तक ही फर्ज करिए हम मान लेते हैं कि ये 30 लाख वापस लौट जाएंगे और उन फैक्ट्रियों में दोबारा काम करने लगेंगे। हम बार बार इस मद्देनजर आपसे सवाल पूछ रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो तैयारी हो रही है, ये कोई तात्कालिक रेमेडी है कि अभी ऐसा दिख रहा है तो ऐसा कर दो, क्योंकि बहुत अनरेस्ट हो चुका है हर लेवल पर। पब्लिक में भी एक किस्म का अनरेस्ट है। 70 दिन के लॉकडाउन को सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, इसलिए अभी ऐसा करो, या फिर कोई ठोस रणनीति है कि हम ऐसा ही करेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे? छोटा सा आंसर, फिर हम अजय भाई को जोड़ना चाहते हैं, बोलिए। 1 तारीख से ट्रेनें चलने का पहले से घोषणा हुई थी, ये तो सबको पता है। और जो हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश में जो आप कह रहे हैं 30 लाख लोग आए थे, योगी जी ने यह भी कहा है, आज की घोषणा मैं आपको बता दूं, उन्होंने लोगों को गाय गो पालन पर जो है विशेष ध्यान देने के लिए कहा है कि जो श्रमिक हमारे आए हैं उसमें से हम अनुदान देंगे, वो लोग बाहर से गाय ले आकर पाले। तो हम 28 के 28, 30 के 30 लाख लोगों को वापस नहीं भेजने जा रहे हैं। जो लोग यहाँ रहना चाहेंगे, हम मनरेगा से लेकर और गौ पालन तक का, डेयरी का उद्योग का जो दर्जा दिया गया है, डेयरी में बहुत बड़ा काम उत्तर प्रदेश करने जा रहा है। ये मतलब बहुत हर्षित विषय है। उत्तर प्रदेश कुछ दिन बाद आप देखिएगा योगी जी के छत्र छाया में इस देश का बहुत अग्रणी राज्य होने जा रहा है। जो खास करके अगर हमारे श्रमिक हमारी कमजोरी थे तो आज हम उसको अपनी मजबूती मान रहे हैं। वो हमारी कमजोरी नहीं थे कि हमारे भाई दूसरे राज्यों में काम करने जा रहे थे। आज हम उसको अपना मजबूत मानकर, मजबूत आधार मानकर हम लड़ाई लड़ेंगे। उनको यहाँ पर रहने का, उनको खाने का, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे हमको जैसे करना पड़े। देखिए शाही साहब, बहुत अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं। अगर वो हो जाए, जो आप खाका बता रहे हैं, अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत है। क्योंकि रोजगार की तलाश में ही हमारा मजदूर और श्रमिक भाई एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, वहां तमाम तरह की विसंगतियों और विषमताओं का सामना करता है। और इस महामारी में जो उसने तजुर्बा किया है, खैर वो तो हृदय विदारक है, हम लोग उस पर कई बार बात कर चुके हैं। अब जो आप बता रहे हैं वो सब अभी बातें हैं, प्लानिंग है। अगर वो हो जाता है तो हम पहले व्यक्ति होंगे जो इसका स्वागत करेंगे। बहरहाल हम आगे बढ़े, इससे पहले अजय भाई की एक प्रतिक्रिया जरूर ले लेना चाहते हैं। अजय जी, हमारी चिंता सिर्फ ये है
कि अब तक क्या सरकार तात्कालिक मोड में है कि जैसा दिख रहा है उससे निपटने के लिए हम वैसे फैसले कर लेंगे, या बार बार जो पूछा और कहा जा रहा है कि साहब एक ठोस रणनीति की जरूरत है, तो ये जो लॉकडाउन 5.0 की छूट जिसे अनलॉक 1 भी कहा जा रहा है, इसमें कोई ठोस रणनीति दिख रही है? अजय जी प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, बोलिए। देखिए, इसके अंदर ठोस रणनीति है और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और जीवन को पटरी पर लाने के लिए हर्ड इम्यूनिटी का सहारा लिया गया है, लेकिन इसकी घोषणा नहीं की गई है। ये मेरी समझ में आता है। और जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। इससे देश को फायदा होगा, क्योंकि अगर ज्यादा लंबे समय तक लॉकडाउन लगा रहेगा तो जो वृद्धि दर है, आर्थिक वृद्धि दर है देश की, वो भी काफी सुस्त हो जाती है। उसको भी पटरी पाने में लगभग काफी लंबा समय लग जाएगा, 2 साल लगेगा। सर हो गई है अजय भाई, हो गई है। लास्ट क्वार्टर की जो जीडीपी आंकड़े सामने आए वो 3.1 पर आ गए, हो गई है। वो हम दुष्परिणाम तो साफ देख रहे हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, प्लीज बोलिए। कम से कम 5 से 10 साल का समय लगेगा फिर से इसी स्थिति में वापस आने के लिए, जिस पर जहां हमने लॉकडाउन लगाया था या उससे पहले जो स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ये लॉकडाउन खोलना बेहद जरूरी है। और लोगों के अंदर एक, सरकार को भी पता है कि लोगों के अंदर एक फोबिया बैठ गया है कोरोना वायरस को लेकर, इसलिए वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करेंगे और एक हर्ड इम्यूनिटी का भी इन्होंने सहारा लिया है। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि कब तक हम जो है लॉकडाउन के अंदर रहेंगे। और यदि हम डाटा उठाकर देखते हैं कोरोना वायरस से जितने लोग मरे हैं अभी तक हिंदुस्तान के अंदर, जिससे शायद भारत सरकार को एक उत्साह मिला हो या कोई पॉजिटिविटी आई हो, कि जो 15 देशों का आंकड़ा आया है जिनकी आबादी लगभग 142 करोड़ के आसपास है, वहां पर 3.07 लाख लोग मरे हैं 15 देशों के अंदर। जबकि यहाँ हिंदुस्तान की जो आबादी है 37 करोड़ के आसपास है, जहाँ पर 4000 समथिंग का आंकड़ा है मरने वाली मौतों का। तो हिंदुस्तान ने कंट्रोल किया है, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल नहीं किया है, बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल किया है। वो भी ऐसी सिचुएशन में कंट्रोल किया है जब सीमित संसाधन थे, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बार अवेयर किया जाता रहा और उसके ऊपर भी आलोचना का शिकार होने की सरकार हुई है। और दूसरी जो विपक्ष है उसने उसका जो है मुद्दा बनाया है या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की है, चाहे वो किसी भी रूप में लेने की कोशिश की गई हो। तो मैं तो इसका जो है स्वागत करता हूं और एक साहसिक कदम है। और अच्छा अजय जी, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अजय जी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि लोगों के भीतर कोरोना को लेकर जो फोबिया बैठ गया है, आपको लगता है कि इससे ये फोबिया निकल जाएगा? नंबर 1। और ये फोबिया बिठाया किसने? ना ये फोबिया बिठाया किसने भाई? जनता तो वही करती रही जो सरकार ने तय किया। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन ये बड़ा भीषण वैश्विक महामारी है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग करिए, अपने आप को घर में रखिए, तभी बच सकते हैं। जनता वही करने लगी। फिर सरकार ने कहा कि अब ऐसा नहीं वैसा करिए, जान भी जहान भी, तो जनता वो करने लगी। तो ये फोबिया अगर बना तो किसने बनाया? देखिए, फोबिया जो है ये हमारे आसपास के लोगों ने या हम ही लोगों ने बनाया, और तो मीडिया का भी रोल है कहीं ना कहीं तक। क्या मीडिया का क्या रोल? मीडिया का क्या रोल? मैं उसी में आ रहा हूँ कि जिस तरीके से मीडिया ने लगातार कोरोना वायरस को लेकर एक अपडेट रखा, चाहे वो ग्राउंड रियलिटी की हम बात करें या आंकड़ों की हम बात करें, उसको लेकर लोगों के अंदर जो है फोबिया बनना शुरू हुआ कि इससे सर वो फोबिया कहाँ है? वो तो असलियत है। अभी कोई असलियत बदल गई है क्या? नहीं, आप बताइए अजय जी, अभी कोई असलियत बदल गई है या और ज्यादा गंभीर हो गई है? भाई जिस वक्त को आप फोबिया बता रहे हैं, जब 500 केसेस थे, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, आप उत्तर करिएगा। जब 500 केसेस थे या 1500 केसेस आ रहे थे 24 घंटे में, आज कितने आ रहे हैं? आज 5 तो नहीं आ रहे, आज केसेस आ रहे हैं 7500, 8000। तो क्या असलियत में बदला है आप बताइए? और देश उस वक्त पूरी तरह से तैयार नहीं था, आज तैयार है। उस वक्त लोगों में अवेयरनेस नहीं थी इतनी, आज इतनी ज्यादा अवेयरनेस है। तो सिचुएशन में फर्क है हाल, और हम कह सकते हैं लोग तैयार हैं पूरी तरीके से निपटने के लिए। लेकिन आप एक बार बताइए कि जब एक व्यक्ति किसी से टच कर रहा है तो इतना ज्यादा अपने को सैनिटाइज कर रहा है या फिर अपने कपड़े बदल लेता है, असर क्या हो रहा है उसका? अरे अजय जी, असर क्या हो रहा है? हम आप कोई भी असर या कोई भी चीज परिणाम से ही नापते हैं ना, कि भाई हम ये कर रहे हैं उसके क्या परिणाम आ रहे हैं। ये जो जागरूकता की बात आप कह रहे हैं, इसके नतीजे क्या है ये तो देखिए। आंकड़े तो आप भी देख रहे हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं ये। आंकड़े कोई हमारे आपके नहीं है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री आईसीएमआर के आंकड़े हैं। और आईसीएमआर के आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारत में 24 घंटे में 7500 से 8000 लोग 24 घंटे में इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो बदला क्या है सिवाय इसके कि गंभीरता बढ़ गई हो? बताइए। देखिए,
आंकड़े जो बता रहे हैं, मैंने इसीलिए आपको आंकड़े का ही एग्जांपल दिया कि किस तरीके से जो है उन 15 देशों में जहां पर कोरोना ने सबसे ज्यादा असर डाला है वहां पर क्या मौत का आंकड़ा है, और हिंदुस्तान जिसकी आबादी 137 करोड़, वहां पर मौत का क्या आंकड़ा है। ये बताता है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और लोगों में जो अवेयरनेस का ये फायदा हुआ है। जबकि हमने देखा है कि जरा सी भी हमारे देश में बहुत अच्छी बात है, यदि आप जरा सी भी लापरवाही करते हैं तुरंत आपकी आलोचना होती है, आपको तुरंत जो है कहा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसके इतनी सारी आलोचनाओं के बावजूद भी हमने इतनी चीजों को कंट्रोल करके रखा है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। इसके ऊपर जो है किसी भी तरह की कोई भी छींटाकसी जो है मैं उचित नहीं समझता हूँ। आप जब दूसरे देशों के आप कह रहे हैं कि भारत में कोरोना अब कंट्रोल है, भारत में कोरोना वायरस अब कंट्रोलिंग पोजीशन में आ गया है, आप ये मानते हैं? अगर कंट्रोलिंग की बात मैं यदि करता राजीव तो हर्ड इम्यूनिटी की बात नहीं करता मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ सावधानी रखनी है। और सावधानी के लिए जो लोग अंदर एक जो फोबिया या डर है जो बैठा है वो इसको कहीं ना कहीं दूर रखेगा और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का या गाइडलाइन का फॉलो करते रहेंगे। एक आखिरी बहुत सिंपल सवाल प्रिपेयर कर लिया है अजय जी, आखिरी बहुत सिंपल सवाल, फिर हम रुख करेंगे शाही साहब, पपने साहब जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और यहाँ विनोद जी की तरफ। हमें ये बताइए कि जब 1500 या 500 हो रहे थे तब डरने की बात थी, अब 8,500 या 7,500 हो रहे हैं तो डरने की बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए उस वक्त डरने की बात इसलिए थी क्योंकि लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। आज हर किसी को जानकारी है कोरोना के बारे में। अच्छा, लोग जानते हैं कि तो उस जानकारी से कम हो रहे हैं सर, जानकारी से कम हो रहे हैं। अगर देखिए अगर जानकारी नहीं होती तो जिस स्टेज में आज हम खड़े हैं वहां पर, अरे मैं सर पहले भी आपसे, जानकारी का लाभ क्या हो रहा है सर, किसी भी चीज को आप कैसे तुलना करते हैं कि अगर हमने जागरूकता फैला दी तो उसका असर यह होना चाहिए कि जहां 1500 आ रहे थे अब केवल 25 मामले आ रहे हैं क्योंकि अब लोग बहुत जागरूक हैं। आप जो बात कह रहे हैं नतीजा उसके ठीक उलट हो रहा है। अजय जी, आप जो तर्क रख रहे हैं, अजय शर्मा जी, आप जो तर्क रख रहे हैं, अरे भाई अजय जी सुनिए ना, बात तो सुनिए, तर्क वाली बात सुनिए। आप जो कह रहे हैं धरातल पर स्थिति उसके ठीक उलट है और आप कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। हम यही तो जानना चाह रहे हैं, आप बताइए ये जागरूकता कहां काम आ रही है? अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं होती तो शायद जो संक्रमितों की संख्या है वो और भी बहुत ज्यादा भयानक हो सकती थी। मौतों का आंकड़े शायद वो जो 4,000 समथिंग दिखा रहा है वो 50,000 के आसपास होता है, 1 लाख के आसपास होता है, ऐसा नहीं है। 200 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटों में मरे हैं, 200 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटों में मरे हैं। ये स्थिति कैसे नियंत्रण में हो रही है, हमको ये तो समझाइए ना सर, हम यही तो जानना चाह रहे हैं। जहां पर मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, जहां पर नुकसान जो है जान का जो नुकसान है वो यदि हम कहते हैं लाखों में हो सकता था या हजारों में हो सकता था, यदि वो आपके सामने 200 का आंकड़ा है या इससे कम का आंकड़ा है तो उसकी वहां पर कैसे जो पूरे सिस्टम को या पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? मतलब वो कुछ भी नहीं असर है वो जो इतना भयंकर कमाल की बात है अजय जी, हमको तो समझ में नहीं आता। नहीं, हम सर एक बात नहीं समझ पाते, हम छोटी सी बात, हम जाएंगे अपने साहब के पास, शाही साहब के पास भी जाएंगे कि भाई यही सारी स्थितियां थी और आंकड़े कम थे, इन्फेक्टेड आंकड़े भी कम थे, मरने वालों की संख्या भी कम थी, 24 घंटे में जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे वो कम थे, 24 घंटे में जिन लोगों की मृत्यु हो रही थी वो कम थी, है ना। तब स्थिति भयावह बताई जा रही थी और यह बताया जा रहा था कि साहब ये वैश्विक महामारी ये करेगी वो करेगी वो करेगी, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं, वो कदम उठा रहे हैं, वो कदम उठा रहे हैं। एक भी चीज कम नहीं हुई है, हर चीज बढ़ी है, हर चीज बढ़ी है, दुगनी तिगुनी हो गई है। अब हम कह रहे हैं कि सब नियंत्रण में है, नहीं, अब हम कह रहे हैं कि सब नियंत्रण में है, जागरूकता फैला दी है और जागरूकता फैलाने से सब अच्छा अच्छा हो जाएगा, कतई चिंता मत करिए, जहान के लिए तैयार रहिए आप। कमाल की बात है, पहले उससे कहीं ज्यादा कम आंकड़ों में हम परेशान हो रहे थे, आज कहीं ज्यादा आगे आंकड़े हैं, कहीं ज्यादा आगे के आंकड़े हैं, लेकिन अब हम निश्चिंत हैं, हम मानते हैं कि सब चीज ठीक हो जाएगी। ठीक, हम जरा अपने साहब को ले आए इस तर्क के बाद, क्योंकि हम चाहते हैं एक बार सरकार ने, मोदी सरकार के 2.0 यानी दूसरी सरकार के पहले साल का पहला साल पूरा हो गया, उस पर भी एक कमेंट चाहते हैं। अपने साहब, क्या जिस बात को हम पकड़ रहे हैं या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो बात सही लग रही है आपको, या फिर वो बात विरोधाभासी नहीं है, हमारे देखने की दृष्टि कतई सही नहीं है, ये क्या है, हमें ये तो बताइए। पपने साहब, आवाज आ रही है? विनोद सिंह जी, यही सवाल आपसे है सर, पपने साहब को जोड़ेंगे, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। विनोद जी आंसर करिए प्लीज।
देखिए राजीव जी, बिल्कुल ये समय नहीं है। सरकार शुरू से ही कोरोना के सही आकलन, प्रभाव दुष्प्रभाव के आकलन में फेल रही है और आज इतनी लगातार मौतें हो रही, उसकी गंभीरता, उसकी चिंता को नहीं समझ पा रहे हैं। शाही जी और शाही साहब बिल्कुल आएंगे, शाही साहब एकदम आएंगे, बस इनका आंसर पूरा हो जाए तुरंत आपके पास आएंगे। बोलिए विनोद जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। सरकार जब आंकड़े, ये बिल्कुल सही शुरुआत की बात थी, प्रधानमंत्री जी ने पहला लॉकडाउन करते समय आह्वान किया था 21 दिन का समय दीजिए, कोरोना पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। आज 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, 2 लाख की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके स्वर में कोई अपराध बोध नहीं है, कोई नाकामी का बात नहीं है, कोई देश की चिंता की बात नहीं है, ये अपनी उपलब्धियों का बखान करने का काम कर रहे हैं। विनोद जी बहुत छोटा सा प्रश्न हमें बताइए, बकौल राहुल गांधी लॉकडाउन देश में फेल रहा है, बकौल राहुल गांधी लॉकडाउन से भारत उन नतीजों तक नहीं पहुंच पाया जिस मकसद से किया गया। तब अगर सरकार छूट दे रही है तो क्या गलत कर रही है, हमें यह नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग दोनों तरह की बातें करते हैं। भाई अगर लॉकडाउन फेल रहा कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए, तो सरकार के पास यही चारा है कि वो उसमें कंडीशनल छूट बढ़ाए। लॉकडाउन 5.0 में सरकार ने वो छूट बढ़ाई है। अब आप कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, तो क्या है ये तो बताइए, क्या नजरिया, ये तो समझाइए क्या किया जाए, फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, जब कोरोना जैसी महामारी से हम लड़ते हैं तो इसके लिए थोड़ा चुस्त दुरुस्त और गंभीरता से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये सामान्य दैनिक अवस्था नहीं है। तो राहुल जी ने जो कहा, कांग्रेस पार्टी की गंभीरता ये बताती है। शुरू से जब जनवरी को पहला केस आया और लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प था इसको रोकने के लिए, सफलतम प्रयोग था, विश्वव्यापी प्रयोग था, तो उसको लगाने में 2 महीने का समय क्यों लग गया? वो 1 हफ्ते के अंदर लग जाता। और शुरुआत में ही अब क्या है, देखिए इसमें समस्या क्या हुई, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से सब्सिडी संभाल नहीं रही है। आंकड़े लगातार इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। तो बाद में इन्होंने बड़ी चालाकी से स्टेट पे और दूसरी पार्टियों पे डालने का काम शुरू किया कि आप सलाह। अरे सर, अरे विनोद भाई आप जानते हैं क्या इसमें चालाकी? ना विनोद भाई, 2 सवाल जल्दी से। इसमें कोई चालाकी नहीं है। तमाम राज्य सरकारें, तमाम मुख्यमंत्री डे 1 से ये मांग कर रहे थे कि हमारे राज्य में नीति निर्धारण का जो अधिकार है वो हमें दिया जाए, वगैरह वगैरह, है ना। वो अंततः लॉकडाउन 3 में सरकार ने दिया भी कि आप अपने यहां तय करिए क्योंकि आप बेहतर समझते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब हमें यह बताइए कि अब जो फॉर्मूला सरकार इस्तेमाल कर रही है, जिस तरफ आगे बढ़ रही है, बकौल कांग्रेस पार्टी या बकौल राहुल गांधी, वो सही फॉर्मूला है या कल परसों 1 हफ्ते बाद कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके फिर एक नुक्ताचीनी हो जाएगी कि नहीं साहब ये तो सरकार ने बिल्कुल सही नहीं किया, ऐसा करेंगे तो केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, भारत तो दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगा, 5 लाख केसेस आ जाएंगे। हम यही तो जानना। देखिए, सत्ता से भी हम क्या सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोई ठोस रोड मैप है या नहीं है। आपसे भी हम क्या सवाल पूछ रहे हैं कि जो रोड मैप ये सामने रख रहे हैं, क्या आप उसे ठोस मानते हैं या नहीं मानते हैं, या हर वक्त अपने लिए आलोचना की सुविधा खोले हुए रखे हैं, ये बताइए। हम शाही साहब के पास जाना चाहते हैं। बोलिए विनोद जी, बोलिए। राजीव जी, मैं आपसे कह रहा हूं, इनकी मंशा में खोट है। क्या? आज तक देखिए, इतने लोगों की मौत हो गई, महामारी के इतने संक्रमण के शिकार हैं, आर्थिक व्यवस्था, उद्योग, सारे जीवन लोगों, सारे श्रमिक वर्गों की हालत सब भूल जाइए। एक बार भी ईमानदारी से, गहराई से, सच्चाई से इन्होंने अपनी नाकामी को स्वीकार करने का काम किया है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि इस कोरोना महामारी का सबसे बेहतर और सटीक तरीका होता डील करने का, शुरुआत में ही इसके भयावह खतरे को भांपते हुए एक राष्ट्रीय नीति बनती और क्रमवार हम आपकी बात आसान करें करते। विनोद जी, हम आपकी बात आसान करें। विनोद जी, हम बिल्कुल आसान करें आपकी बात कि राहुल गांधी की बात मान लेते, ये कामयाब हो जाते। यही बात है ना कि राहुल गांधी जो कह रहे थे वो उसी वक्त तुरंत अगले दिन मान लेते, ये सरकार एकदम कामयाब हो जाती और कोरोना से लड़ाई जीत जाती। यही बात कहना चाह रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी अगर देश के श्रमिकों की बात कर रहे हैं, देश के हित की बात कर रहे हैं, तो मानने में अरे सर, सैकड़ों सवाल उस तरफ हैं विनोद जी, सैकड़ों सवाल हैं। जिस की बात की जा रही है वो सारी बातें राजस्थान में है,
महाराष्ट्र में हैं, पंजाब में हैं या और दूसरे प्रदेशों में भी हैं, वहां पर जरूर ध्यान दिया जाए और ध्यान देके कम से कम वहीं कंट्रोल कर लिया जाए। हम ये मान लेंगे कि साहब वो फॉर्मूला जो आप अपना रहे हैं वो सही फॉर्मूला है। अब हम जल्दी से शाही साहब को ले आते हैं। विनोद जी आंसर करिएगा, हम शाही साहब और पपने साहब को मौका देना चाहते हैं। शाही साहब, एक तो अजय शर्मा जी से हमने जो बातचीत की उसका आप कोई उत्तर देना चाहते हैं क्योंकि आपने उंगली उठाई थी, आंसर करिएगा। और दूसरा, यहां जो विनोद जी कह रहे हैं कि साहब नियत में खोट है, अगर नियत में खोट नहीं होती तो आज ये नतीजा नहीं होता, क्या खोट है बताइए। विनोद जी को मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी की बात जब उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं मानते, उनके शासित देश के मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, तो उनकी बात कैसे कि तो देश कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। राहुल जी को ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से देखें कैसी बात हो रही है। सरकार यहाँ पर काम कर रही है। और आपसे पिछली बात पर मैं आऊंगा, जो आपने कहा कि मामले बढ़ रहे हैं और ये सुरक्षित है। मैं कह रहा हूँ पहले टेस्ट नहीं थे तब मामला गंभीर था, पहले किट नहीं था तो मामला गंभीर था, पहले लैब की संख्या कम थी वो भी था, अब लैब की संख्या बढ़ी तो टेस्ट ज्यादा हुआ, संक्रमितों की संख्या बढ़ गई। आज के डेट में आपको मैं बताना चाहूंगा कि मृत्यु दर 2.87 हो गई है हिंदुस्तान में, मृत्यु दर 2.87 है। उसके बाद जो हमारे डबलिंग की वो की कैपेसिटी थी वो लगभग 14 दिन के आसपास की हो गई है। अब आप बताइए कि चाहे संक्रमण जब इतना देश 135 करोड़ के हम लोग हैं, और इसको मान लीजिए राजीव जी, मैं ये किसी पार्टी प्रवक्ता नहीं, एक आम भारतीय होने के नाते कहता हूँ कि हिंदुस्तान में हर आदमी को किसी न किसी दिन कोरोना के जद में आना ही है। क्या बात कह रहे हैं आप मान के चलिए। ना जिम्मेदारी से कह रहे हैं क्या शाही साहब? ये मैंने क्या कहा? हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये चीज है, देखिए सर्दी जुकाम खांसी जब हो रहा है, आज टीबी को आप ले लीजिए, एक बहुत भारी महामारी है हिंदुस्तान की। टीबी बहुत भारी महामारी है, फैला रही है राजीव जी, सरकार भ्रम फैला रही है। ना एक बार पूरा करने दीजिए, हम आपको मौका देंगे पपने साहब के पास जाना। शाही साहब पूरा करिए बात, आप क्यों कह रहे हैं, किस दलील और तर्क के साथ कह रहे हैं, बोलिए। मैं क्यों कह रहा हूँ देखिए, हिंदुस्तान जो है 130 करोड़ लोगों के बीच का देश है, और हम लोग माटी के मानुष हैं, मिट्टी में खेल कर पैदा हुए हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा है। आज आप आने दीजिए और फिर हम लोग साल भर बाद 6 महीने बाद फिर डिबेट पर बैठेंगे। अच्छा, एक छोटा सवाल पूछे शाही साहब, एक छोटा सवाल हम पपने साहब के पास जाना चाहते हैं। पपने साहब आवाज आ रही है जी? पपने साहब आप सुन पा रहे हैं? जी आ रही है जी। पपने साहब आपके पास बस आ रहे हैं। हमें ही बताइए शाही साहब, ये बात पता कब चली कि हम माटी के मानुष हैं? ये अपने बारे में पता कब चला? ये स्थिति तो हमेशा, ओ भाई 25 मार्च को जब लॉकडाउन 1 लागू हुआ तब भी तो हम माटी के मानुष ही थे सर, 70 दिन में तो बने नहीं। जी राजीव फिर जी, वो एहतियात सबसे पहला ऐतिहासिक कदम था माननीय मोदी जी का, कि जो समय पर उन्होंने लॉकडाउन करके इस चेन को तोड़ा, नहीं तो हम लोग लाखों में अभी तक संक्रमित होते। और उसके बाद जो आदमी आरोग्य सेतु ऐप में राजनीति ढूंढ ले रहे हैं विपक्षी राहुल जी, वो बहुत राजनीति ढूंढ लेते। ठीक है, विनोद जी आंसर करेगा, विनोद जी आंसर करेगा। हम जरा शाही साहब आपने जो कहा है उस पर हम पपने साहब को जोड़ना चाहते हैं। पपने सर आवाज मिल रही है? और अगर आपने शाही साहब ने जो तर्क रखा हो तो उस पर उत्तर दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम माटी के मानुष हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, और ये भी आप मान लीजिए कि साहब कोई ना कोई इस संक्रमण से जरूर जो है 130 करोड़ लोगों में कभी ना कभी जरूर जूझेगा, वगैरह वगैरह। सहमत है इस तर्क से आप पपने साहब? नहीं, बिल्कुल राजीव जी, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। हम माटी के मानुष जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया है कि जो है प्रत्येक व्यक्ति अपना इस कोरोना संक्रमण के दायरे में आएगा, जद में आएगा, मैं एक्चुअली इसको नहीं समझता हूँ। क्योंकि दरअसल अगर हम टीबी रोग का भी अगर एक तपेदिक जो हमारे बीमारी जो हमारे पूरे अपने देश में रही है, विश्वव्यापी रही है, इसका भी अगर हम अवलोकन करते हैं तो इसमें भी हम ये देखते हैं कि एक्चुअली जो अब एक हमारे गरीब वर्ग है एक्चुअली, जब जिसको कि आप ये लगाइए कि बहुत अपना खाने पीने का अपना नहीं कर सकते, इंतजाम नहीं कर सकते हैं, अपना पोषण का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों में हमने जरूर तपेदिक देखा है। लेकिन हमारा जो एक अधिकतर प्रतिशत है वो हर हमेशा तपेदिक से दूर रहा है। एक्चुअली बात यह है, ये तो मैं समझूंगा कि अपना जो जिस तरीके से अपना अश्वनी शाही जी अपना जो जिस तरह वक्तव्य दे रहे थे कि हर व्यक्ति इसकी जद में आएगा, ये तो एक मजाक था एक्चुअली बात, ये तो लोगों में भय फैलाने वाली बात है। नहीं तो पपने साहब नहीं, शाही साहब जो बता रहे हैं कहीं यही सोच सरकार में बैठे लोगों की भी तो नहीं है।
इसीलिए सरकार अब बिल्कुल कोरोना को सेकेंडरी मान रही है और बाकी चीजों की तरफ देख रही है। हमारी चिंता इस पर है सर। मेरा कहने का तात्पर्य ये, आप देखिए, मेरा जो कहने का तात्पर्य था वो आप उसको थोड़ा सा घुमा रहे हैं। बोलिए, इसलिए आप सही करिए उसको, जो आपने कहा। हमने तो ये पहली बार ये बात सामने आई। शाही साहब बोलिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आज हिंदुस्तान में जनता जो गांव में चली जा रही है, माननीय मोदी जी पिछले 1 महीने से लोगों को बोल रहे हैं कि कोरोना के बीच में हमको जीना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, साफ करना है, सफाई करना है। लेकिन आज एक हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरीके से रहें, हम किस तरीके से अपने दिनचर्या का पालन करें। हमको भी तो चलना है कि सरकार ने ही सारा जिम्मेदारी ले रखा है। सरकार खाना भी खिला रही है, सरकार रुपया भी दे रही है, सरकार रोजगार भी दे रही है, तो आपको रहने का एक रास्ता तो दिखा रही है। आप चलिए उस पर। नहीं तो आपकी शाही साहब पुरानी बात और इस बात में कोई साम्य नहीं है ना सर। आप जो पुरानी प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें आपने कहा कि ऐसा लगता है कि कभी ना कभी हर व्यक्ति को इससे संक्रमित या इसकी जद में आना पड़ेगा, आप इसे विड्रॉ कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं, इस थ्योरी पर आप टिके हुए हैं, आप इसे विड्रॉ कर रहे हैं, ये तो बताइए। अगर नहीं, मैं कह रहा हूं अगर हम ये अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगे तो इस जद में आएंगे। हम लोग मिट्टी के मानुष, मैंने ये भी कहा मिट्टी के मानुष है हम लोग, तो हमारी आदत भी है वही। नहीं तो इसमें अब सब चीजों के डेंगू के बीच में अब इसका तो अब इस सर, तो हम जो आपकी बात समझ रहे हैं कि भाई अब सरकार ने ये कह दिया है कि आप अपनी आदत के भरोसे रहिए, हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे अब आपके लिए। हमें देश देखना है, अर्थतंत्र देखना है, आर्थिक व्यवस्था देखनी है, आप अपनी आदत देखिए। आप आदत नहीं सुधारेंगे तो हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं क्या? माननीय मोदी जी ने स्वच्छता का जो एक पूरे देश को नारा दिया, पूरा देश स्वच्छ होने में लग गया, तो इस जनता का साथ मिला तो अरे सर, नारों से इस देश में कुछ हो गया होता। उनकी बात शाही साहब, गुरुदेव, अगर नारों से इस देश में स्थिति बदलने लगी गई होती तो आजादी के बाद से अब तक जाने कितने नारे दिए गए, सैकड़ों ऐसे नारे हैं शाही साहब, सैकड़ों ऐसे नारे हैं शाही साहब, सैकड़ों ऐसे नारे हैं जिनकी आलोचना आपकी पार्टी और आप ही करते हैं। गरीबी हटाओ का एक नारा, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, सैकड़ों नारे हैं। नारों पर मत जाइए सर, नारों पर मत जाइए। नारे राजनीतिक दल अपनी सुविधा से गढ़ लेते हैं, अपनी सुविधा से गढ़ लेते हैं, लेकिन जब नारों की टेस्टिंग होती है तो पता लगता है कि जो नारा दिया गया था उसका ठीक उल्टा हो गया। खैर, पपने साहब कुछ बोल रहे थे, उनके बाद हम जरा विनोद जी की टिप्पणी लेने के लिए जा रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि शायद आप अपनी बात से विड्रॉ कर चुके हैं, आपका आशय ये कहने का बिल्कुल नहीं था। पपने साहब बोलिए, क्लोजिंग कमेंट करिए, फिर हम विनोद जी को मौका दें। राजीव जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अश्विनी शाही जी जिस तरह से भी 1.3 अरब लोगों की बात कर रहे थे हमारे देश की, वाकई इसमें जो है जो इनका अपना भरण पोषण का जो अपना हिसाब किताब है, मैं समझता हूँ कि कम से कम जो हमारे पास आंकड़े हैं वो करीब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक टाइम का भोजन करके सोते हैं एक्चुअली। तो मैं समझता हूँ कि इनका जो इशारा होगा वो उसी ओर होगा। लेकिन जब अपना केंद्र में अपना जो है पूर्ण बहुमत की सरकार है तो उसको इसीलिए चुना गया था कि जो हमारे देश में गरीबी है ये अपना दूर होगी। और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का अभी जिक्र किया था कि इस कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था पूरी टूट चुकी है और उद्योग धंधे अपना हम धीरे धीरे पूर्णबंदी को अपना हटा के उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मनरेगा के द्वारा और डेयरी उद्योग के द्वारा जो है हमने अपने प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी केंद्र की सरकार कुछ समय पहले स्मार्ट सिटी की बात करती थी, बुलेट ट्रेन की बात करती थी, विदेशी निवेश की बात करती थी, तो आज वो अचानक एक्चुअली कोरोना संकट के कारण जो है अब जब ग्रामीण स्तर पे अगर वो आई है तो व्यवस्था हमारे देश के अंदर जो है पूरी एक पारंपरिक व्यवस्थाएं थी, जो एक कृषि का एक हमारा कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो उस माध्यम को अगर हम अब दोबारा से अगर हम एडॉप्ट कर देंगे और अगर हमारी सरकार जा रही है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सुखद होगा, पूरे भारतवर्ष के लिए सुखद होगा। एक छोटी सी टिप्पणी सर, बहुत छोटी सी टिप्पणी हम पपने साहब फिर मौका विनोद जी को देना चाहते हैं, समय बचा तो हम अजय जी और शाही साहब को भी देंगे। ये जो आपने 5 करोड़ लोग एक समय का खाना खाकर सोते हैं, जो आपने उदाहरण दिया, ये शौक से सोते हैं, ये किसी गंदी आदत की वजह से सोते हैं, या फिर ये किसी मजबूरी की वजह से सोते हैं, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अपने साहब, केंद्र सरकार की है। तो इसमें आदत का तो कोई रोल नहीं है ना सर? नहीं, ये मजबूर एक्चुअली है क्या कि हमारे देश में जो गरीबी है, जो एक्चुअली रोजगार, गरीबी की वजह सर, बिल्कुल बात आ गई गरीबी की वजह से। यही बात मैं पहुंचाना चाह रहा था सत्ता पक्ष तक कि कम से कम इस नजरिए से देखा जाए, सरकार देख रही होगी लेकिन फिर भी उसके क्या नतीजे आ रहे हैं उस पर गौर किया जाए। विनोद सिंह जी कमेंट करिए, बोलिए जल्दी, क्या कहना चाह रहे हैं?
देखिए राजीव जी, हर मोर्चे पर ये सरकार के पास सिर्फ खोखले वादे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और शाही जी ने जो ये मंशा जाहिर की है, सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ना वो जबरदस्ती हमला मत बोलिए, वो विड्रॉ कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी बात को गलत तरीके से समझा गया। ना वो विड्रॉ कर चुके हैं। मैंने तो कम से कम 5 मिनट इसी पर संवाद किया। वो विड्रॉ कर चुके हैं, वो अभी लाइव जुड़े हुए हैं। अगर उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, वो इसका समर्थन कर रहे हैं, तो बीच डिबेट में बोल सकते हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। उन्होंने विड्रॉ किया, कोई दूसरी बात था वो बताया राजू जी, सच बताया मैंने कि मेरे बात का आशय वो था। ठीक है विनोद जी, कोई दूसरी बात बोली। हाँ राजीव जी, मैं कह रहा हूँ अजय जी हो या और भी विद्वान साथी हो, आज तर्क दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपमानित कर रहे हैं अपरोक्ष रूप से 130 करोड़ लोगों को जो बेचारे लाचार हैं, बेबस हैं। विदेशों में तो इतना मृत्यु दर है, हमारे यहाँ कम है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इनको गंभीरता नहीं है, शोक नहीं है। ठीक सर, ठीक, समय नहीं है, समय नहीं है। आपको पता है कि समय बहुत लिमिटेड होता है, बहुत सीमित होता है, और सीमित समय में अपनी बात कहनी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप चारों सम्मानित मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लॉकडाउन 5.0 को लेकर गाइडलाइन जारी हो चुकी है। बहुत सारी छूटें दी जा रही हैं इसलिए कि जान की चिंता हो सके, लेकिन आप अपनी जान की चिंता जरूर करिएगा, और वो चिंता होगी सोशल डिस्टेंसिंग से ही। कहीं भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ध्यान रखिए, कि आप जो कुछ छूट मिल रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क लगाने को, हाथ साफ करने को, कफ और हैंड हाइजीन को ताक पर रख दें। इसलिए कृपया करके ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारी आपसे अपील है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरें